हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो मेरे दोस्तों, जीडी में जब कभी भी आप वर्दी के सपने संजोते हैं तो पहले तो आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए, जो कि हमने सिलेबस चैनल पे अपलोड करवा दिया है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि फुल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं या उनके मन में ये चलता रहता है कि हमें बहुत डर लग रहा है कि इस बार 24,000 के आसपास वैकेंसी हैं और कई डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ नहीं रही है, जैसे कि पुलिस वाली वैकेंसीज नहीं आ रही, तो इसमें हमारे होने के चांसेस कितने परसेंट हैं? ये सोच के बहुत सारे बच्चे डरते हैं। तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि डर जो है वो कोई नेगेटिव शाइन नहीं है। बच्चे कहते हैं ना मुझे डर लग रहा है, तो डर के कोई नेगेटिव साइन नहीं है कि आप डर जा रहे हैं इसका मतलब आपसे नहीं हो सकता। ये नेगेटिव साइन ऐसा नहीं है। देखो मैं ये समझता हूं, जितना मैंने एनालाइज चीजों को किया है उसके बिहाफ में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको डर लग रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि मैं ये समझता हूं डर उसी बच्चे को लग सकता है जो हाथ पांव मार रहा है, जिसकी कुछ चीजें वीक है। वो इन बाकी के जो बचे 45 या 60 दिन हैं, जितनी भी अभी तो टेंटेटिव डेट के हिसाब से 45 दिन है, इसके बाद में भी हो सकता है कि 2 महीने हो सकते हैं। इतने दिनों में वो हाथ पांव मार रहा है और अपनी उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास कर रहा है, जो उसने बचपन में जो गलतियां करी थी कि मतलब मैथ्स में जोड़ नहीं आया, घटाना नहीं आया है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आया, तो यही सब चीजें हैं, उनको वो सुधारने का प्रयास कर रहा है। डर उसी को लग रहा है। और अगर वो काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है वो, और मेहनत कर रहा है तो ही वो डर रहा है। डर किसको नहीं लग रहा है? डर उसी को नहीं लग रहा बेटा जो मेहनत ही नहीं कर रहा। उसको डर नहीं लगेगा। उसको ना फेल होने का डर होगा, ना पास होने की कोई खुशी होगी। है और समझ रहे? तो डर को आप एक पॉजिटिव वे में लीजिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बढ़िया सा मोटिवेशन मैंने पहले ही दे दिया, और इसके बाद यह आपके लिए खूबसूरत सा मोटिवेशन कोट है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, और ये बिल्कुल मतलब वैसा ही है जैसे जब आप सिलेक्शन पा जाते हैं, ठीक है, तो लोग आपकी रैंक को लेकर डिस्कशन करते हैं। समझ रहे हैं? देखो डिस्कशन हमेशा हमेशा जारी रहता है। आपके हाथ में जॉब नहीं रहेगी तो भी लोग डिस्कशन करेंगे कि अरे इतने दिन से तैयारी कर रहा है, इसके हाथ में तो जॉब ही नहीं है, इसके में एबिलिटी ही नहीं है। आप जॉब होल्ड कर लेंगे तो आपकी पोस्ट को, आपकी रैंक को लेके डिस्कशन चलता रहेगा। रैंक के बारे में डिस्कशन हो गया तो सैलरी के बारे में डिस्कशन होता रहेगा। डिस्कशन कभी बंद नहीं होना है। आप सभी को इन सभी बातों से, गॉसिप से, जितनी भी आपके चारों तरफ चल रही हैं, उसको साइड कर देना है, उसको देखना है, इसको सुनना ही नहीं है। ठीक है? तब जाके आप एक रियल स्टूडेंट कहलाएंगे और तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से शेयर करिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, और उन बच्चों को भी जोड़ लीजिए जिनको एसएससी जीडी में कम से कम एक पोस्ट तो लेना ही है। कम से कम एक ही पोस्ट लेना है हमें, है फालतू क्या करना है हमें। चलो ये सवाल देखो, और बहुत टफ सवाल नहीं पूछे जाते, ये इन सवालों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे 2019 के, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल, प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, और अगर इन सवालों को लगा के आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फिर डेफिनेटली दिल्ली दूर नहीं है। समझ रहे हैं? चलो
अब मेरी बात समझ चुके हैं तो फटाफट से आप सभी लोग सवाल को देखिए, करने का प्रयास करिए और बताइए हमसे कि उत्तर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि मनोज 20 किलोमीटर 36 किलोमीटर की दूरी है 5 घंटे में और 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताओ। तो मेरे भाई मैंने आपको औसत चाल का 2 फॉर्मूला बता रखा है, वो कौन कौन सा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर इसके बाद आप समझना। एक तो औसत चाल मैंने आपको पहले ही दिन बताया था जब मैंने सेशन जीडी का जब बैच मैंने स्टार्ट किया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है बेटा, कुल दूरी बटा कुल समय। ये पहला और रामबाण, यानी कि इससे सारे के सारे सवाल लग जाते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा दिया हो कि दो चाल से एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है, एक ही डिस्टेंस को, तो उसके लिए जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल ये होता है 2xy अपॉन x + 1। ये भी होता है औसत चाल का एक फॉर्मूला, बात समझ रहे हैं। लेकिन यहां पे x और y क्या है, ये दो चाल है जो एक ही दूरी को तय कर रही है। ठीक है, लेकिन हमारे पास दूसरे फॉर्मूले का कोई काम ही नहीं है, पहले वाले का है। तो कुल दूरी बेटा कितना हो जाएगा 56, कुल चाल कितना हो जाएगा, कुल समय कितना है 8, आपने काट दिया 56, तो बेटा 7 किलोमीटर/घंटा। ये होगी आपकी औसत चाल, यानी इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, एवरेज स्पीड। तो आपने देखा मात्र छूने मात्र से ही कल्याण हो गया आपका है। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। बहुत ध्यान से सवालों को पढ़ना शुरू करो, ध्यान से पढ़ोगे तो ही आगे कर पाओगे। मोहित तथा सुमित क्रमशः 66,000 और 84,000 निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। मेरी बात पहले ध्यान से सुन लेना कि जो भी लाभ का अनुपात जो भी होगा वो उनकी पूंजी और समय के गुणे के अनुपात में चलेगा। यानी कि जो प्रॉफिट होगा ना बेटा, जो प्रॉफिट होगा, पी मतलब प्रॉफिट, पूंजी को हम लिखते हैं कैपिटल और समय को हम लिखते हैं टी। बेटा इसी अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा, कैपिटल और टाइम के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मतलब काम हो जाता है। चलो, कह रहा है आपसे यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इतना है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर लाभ का अनुपात इतना है, बात समझ रहे हैं, लाभ का अनुपात, और आपसे क्या कहा जा रहा है, तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी कि समय अवधि का अनुपात। बेटा समय अवधि का अनुपात पूछ रहा है, समय अवधि का। यहां पे ध्यान से देखो, अगर तुम्हें समय का अनुपात चाहिए तो इसका मतलब टी बराबर क्या होगा सर, ये प्रॉफिट बटा कैपिटल के हो जाएगा। टी बराबर क्या होगा सर, प्रॉफिट बटा कैपिटल के हो जाएगा। टी बराबर क्या होगा, प्रॉफिट इंटू कैपिटल। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से अगर पूंजी का अनुपात लेना चाहते हो तो भैया देखो ये चीज इससे कट जाती है ना सर। 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 11 छक्के 66 हुआ, 6 एकम 6 हुआ, 6 चौका 24। ये हो गया दोस्त पूंजी का अनुपात, यानी कैपिटल का अनुपात। हमें टाइम चाहिए, डोंट वरी, चिंता मत करो। देखो हमें ये पता है कि प्रॉफिट हमारा है 11, इसमें डिवाइड करना है पहले कैपिटल से, यानी कि 11 से अनुपात। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, दूसरी बार हमारा प्रॉफिट है 9, डिवाइड करना सर दूसरे कैपिटल से। सर ये 11 से 11 कट जाता है, अनुपात जो आएगा वो आएगा 14:9 के। 14:9 के। ये देखो सी वाला ऑप्शन है। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा सवाल। और मतलब मैं तो कह सकता हूं कि अगर वो चीजें अगर आपको याद रहे तो मजा ही मजा है, मजा काटेंगे आप बैठ के। चलो नेक्स्ट। मैंने कहा था ना कि कम से कम बेटा आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेंसुरेशन
मेंसुरेशन जो 3D है और मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 2D, ये 2D हैं और दोनों D से बेटा मान के चलो आपके 2 सवाल आएंगे। कभी कभी दोनों के दोनों सवाल इसी से पूछ दिए जाते हैं और कभी कभी एक सवाल इससे पूछा जाएगा और एक सवाल इससे पूछा जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और उसके अंतर्गत मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेंसुरेशन 3D से ये पहला सवाल है। आपसे कह रहा है कि वेलन का वक्र पृष्ठ। बेटा वेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh। कह रहा ये है 1056 के। ये सवाल ने कहा है। देखो 2 से काट दोगे, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 छक्का 2 8 16, यानी कि 528। यहाँ हो जाएगा 22/7। सर आर की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू कहीं दी है नहीं, आपको आधार का 82 चाहिए, यानी आर यहां से चाहिए और एच दिया सर 8। तो क्या 22 से ही कट जाएगा? 22 दूना 44, 22 चौका 88, 22 चौका 88 है ना। 8 से काटोगे तो 8 3 24। सर 7 का इधर गुणा हो जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगा 7 3 21 के। अगर आर की वैल्यू 7 3 21 हो गया, यानी कि त्रिज्या अगर आपकी 21 हो गई, तो बताओ फिर व्यास क्या होता है? सर व्यास होता है 2r के बराबर, यानी त्रिज्या का 2 गुना। r की वैल्यू कितनी है सर? r की वैल्यू है सर जी 21 के। तो 21 दूना कितना बनेगा बेटा? 42। 42 की 43? 42। ठीक है, तो ये रहा आपका व्यास। आया ना? डन है भाई। अगला है भाई सब टॉपिक वर्क एंड टाइम का। देखो वर्क एंड टाइम का टॉपिक है, वर्क एंड टाइम का। देखो अगर आप चाहो वर्क एंड टाइम, अगर आप चाहो तो वीडियो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। बस वो किसी और कोर्स में पढ़ाई जाएंगी, लेकिन काम तो वही करेगा, है ना। जीडी में बड़े हल्के हल्के सवाल आते हैं, ठीक है, बहुत हल्के हल्के सवाल पढ़ो। कह रहा है कि मजदूर एक कार्य की 1/3 को 27 दिन में कर सकता है। बेटा अगर 1/3 काम अगर वो 27 दिन में कर रहा है, तो मैंने आपको ये समझाया है कि एक काम वो करेगा कुल मिला के, ये 27 दिन ले रहा है तो 81 दिन लगाएगा। समझ रहे हो? एक मजदूर टोटल काम को करने में 81 दिन लगाएगा। बस ये हो गया। आगे देखो सवाल को। कह रहा कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं? पूरे काम को बेटा 9 दिन में पूरा करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? पूरे काम को कितने दिन में पूरा करना है? 9 दिन में। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। आप चाहो तो M1 D1 W1 करके भी काम कर सकते हो। तो हालांकि मैं ये काम ऐसे कराता हूं। कह रहा कि कितने मजदूर चाहिए, यहां पे ठीक है, आओ देखो मेरी बात सुनो। कह रहा है कि एक मजदूर किसी काम को 81 दिन में कर सकता है। कह रहा है कि भाऊ कितने मजदूर 9 दिन में कर जाएंगे? बस ये सवाल है। तो 9 से यहां से काट दोगे तो कितना आ जाएगा ये बताओ? सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ही रिप्रेजेंट कर रहा था मजदूरों की संख्या को। तो 9 मजदूर उसी काम को 9 दिन में पूरा कर देंगे। ये ऑप्शन सारे जाने दो, ठीक है, ऑप्शन में कुछ नहीं है। मे भी हो सकता है यहाँ कुछ और रहा हो, बस इतना हो सकता है, बाकी चीजें को छोड़ो, हमारा कुछ। नेक्स्ट सवाल को करो। नेक्स्ट, एक दिन में 4 घंटा कार्य करके आर किसी काम को कितने दिन में भाई? 12 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि अगर उसने 4 घंटा काम किया 12 दिन, तो काम करने के लिए उसे कुल कितना घंटा लगा? सर 48 घंटा। आर किसी काम को 48 घंटे में कर सकता है। तथा एक दिन में 8 दिन काम करके ए किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। सर ए किसी काम को अगर 8 घंटा काम करके 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो 9 8 72 दिन लेगा, मतलब 72 घंटा लेगा वो टोटल काम करने में। अरे भाई एक दिन में 8 घंटा तो 9 दिन में 72 घंटा। एक दिन में 2 घंटा कार्य करके आर तथा ए दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर देंगे? कहता 2-2 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, 2-2 घंटे, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए और मुझे ये बताने दीजिए कि भाई साहब कितना ये इनका एलसीएम आ रहा है। तो 12 चौके 48, 16 3 48, 12 चौके 48 है ना, और 12 छक्के 72 के, ठीक है। आप चाहो तो 24 से भी कर सकते हो,
तो 24 दूना 48 और 24 तिया 72, तो 2 गुणा 3 लिखा दिया। ये इनका एलसीएम। पहली बात तो ये इनका एलसीएम। अब फटाफट क्षमताएं निकालोगे तो 24, ये इसकी क्षमता हो जाएगी 3 और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी सर, इसकी क्षमता हो जाएगी 2। यानी कि अगर दोनों मिलेंगे तो कुल मिला के 5 ही क्षमता से काम है, 5 ही क्षमता से काम। एक दिन में 5 काम, समझ रहे हैं, एक दिन में 5 बात आई समझ में। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो एक दिन में सिर्फ 2 ही घंटा काम करेंगे, एक दिन में सिर्फ 2 घंटा। तो अगर एक दिन में सिर्फ 2 घंटा काम किया तो कुल मिला के 2 घंटे काम किया तो 10 काम तो इन्होंने कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। 2 घंटे काम कर रहे हैं तो एक दिन में 10-10 काम ये करेंगे। एक दिन में कितने काम करेंगे सर? 10-10 काम करेंगे। तो 10-10 काम अगर एक दिन में करेंगे तो इतने काम को कितने दिन में कर देंगे, ये हमें बताना है। तो 5 यहां से आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 24 तिया कितना होता है दोस्त? ये होता है 24 तिया कितना होगा? 72/5। 72/5 दिन में टोटल काम हो जाएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से। एक दिन में इतना काम, तो टोटल काम कितने दिन में? तो एक दिन वाले काम से भाग देते हैं, तो 72/5 है ना। नेक्स्ट सवाल है, देखो यहाँ पे फिगर दिया गया है। S1 कह रहा है 8% है, S2 कह रहा है 15% है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी अपने फोन की बढ़ा लीजिएगा इस सवाल के लिए सिर्फ, इसके बाद फिर जाके लो कर लीजिएगा। S1 8% है, S2 15% है, S3 20% है, S4 6% है, S5 12% है, X6 14% है, X7 25% है। ऐसा सवाल में कहा गया है, ठीक है। ये दिया किसका है? कह रहा है कि पाई चार्ट है 7 राज्यों द्वारा वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को दर्शाता है कितना परसेंट कहाँ पे बर्फबारी हुई है, ठीक है। यदि देश द्वारा प्राप्त 700 सेंटीमीटर बर्फबारी, ठीक है, 700 सेंटीमीटर बर्फबारी, S2 S6 S7 की औसत बर्फबारी क्या है? मतलब पूरे देश में जो है वो 700 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। तो आपसे कह रहा है कि S2 S6 S7 की औसत बर्फबारी क्या है, ठीक है। तो पहली बात देखो S2 में कहा है भाई? S2 में 15% है। S3 क्या है सर? S6 कहां पे है? S6 में 14% है। S7 में सर 25% है। 40 10 50 4 54%। आप चाहो तो 54/3 भी कर सकते हो। 18 3 14। अगर हम कुल मिला के 18% निकाल लें 700 का, तो इसका मतलब सब हमारा सारा आंसर ही आ जाएगा। तो 700 का सीधे सीधे 18%, 00 कट जाएगा। 18 7 126, तो 126 सेंटीमीटर क्या हुआ औसत बर्फबारी इन तीनों जगहों में। तो 126 यहाँ पे देखो उत्तर है। आया ना? डन डन है मेरे भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दागो बोली। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 11। बेटा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। अगर कहता कि प्राकृतिक संख्याएं हैं तब तो मैं n+1 कर लेता, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। कह रहा उनमें छोटी संख्या। देखो पहली बात यह है कि अगर औसत 11 है तो सिंपल सी बात है, ये 6 लगातार संख्याएं हैं, तो 3 इधर लिख लो सम संख्या, 3 इधर लिख लो, ये हो जाएंगी 11। वहीं 6 लगातार हो जाएंगी, तो एक होगा 10, एक होगा 8, एक होगा 6। 3 इधर लिख लिया मैंने और 3 ही इधर लिख लो, यानी कि 12 14 और 16। ये बेटा ऐसी 6 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या बना रहा था? 11। अब देखो क्या औसत 11 बना रहा है? 6 6 12 मतलब 22, 22/2 औसत 11 बना रहा है। तो इसका मतलब जो हमने लिखा बिल्कुल सही लिखा। कह रहा है कि तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बेटा सबसे छोटी संख्या ये रही 6। खत्म है सवाल। अगला नेक्स्ट। 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो बेटा आप यहां देखो तो कुल मिला के 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर को पार करना। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर को पार करना है। किस स्पीड से पार करना बेटा? 120 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। सर 120 किलोमीटर पर घंटे को अगर हम किस में चेंज करें दोस्त?
मीटर पर सेकंड में, तो 5 यहां करेंगे, 18 यहां करेंगे, है ना। तो देखो 12 पंजे 60 होता है 600, 600 होगा, 00 से 00 कैंसिल आउट, यहाँ 10 बच गया, 6 3 18 यानी यहाँ 3 हो गया, तो 3 दाहिम बेटा हो जाएगा 30। कितना लेगा बेटा? 30 सेकंड, जस्ट दिस वन। तो 30 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा? काम तमाम, है ना। अगला देखो, कह रहा है कि 10,000 की राशि है, साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से पी वर्षों में कितना हो जाता है? 16,000 हो जाता है। पी वर्षों में 16,000। देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको ये बता रखा है कि आरटी जो होता है ना, आरटी %, ये रिप्रेजेंट करता है ब्याज को। किसको? ब्याज को। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये ब्याज को रिप्रेजेंट करता है। देखो दोस्तों, 100% की वैल्यू ये है, क्योंकि 100% हमारा हमेशा मूलधन होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी है सर? 10,000 के, 3 2 5, 10,000 के। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी सर? सर 1% की वैल्यू होगी 100 की। तो 15% की वैल्यू कितनी होगी सर? 15% की वैल्यू होगी 1500 की। मतलब 15% की वैल्यू होगी 1500 के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके पास मूलधन इतना है और आपका जो धन है मिश्र धन इतना हो जा रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है सर? सर ब्याज मिल रहा है 6,000। सर ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 6,000। ब्याज कितना मिल रहा है? 6,000। तो ब्याज है 6,000, यहां आर है 15%, तो भैया 15% यहां लगा लो और गुणा टी कर दो, बराबर 600। देखो 15% की वैल्यू यहां दे दी गई है, 15,000 मैंने यहां पहले ही निकाल दिया, 1500 इंटू टी, 600। यहां से कैंसिल आउट कर दोगे तो 15 चौका 60, यानी कि बेटा लगेगा 400। कितना लगेगा? 400। खत्म है, ठीक है। नेक्स्ट, एक थैले में सफेद पीली गेंद क्रमशः 12 और 17 के अनुपात में है, यदि कुल गेंदों की संख्या कितनी? 116। बेटा अगर ऐसा बोल देना तो आप सीधे सीधे इनका जोड़ ले लो। तो अगर मैंने इनका जोड़ लिया तो आया 29 के, कह रहा 29 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 116 के, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर, तो पूछ रहा है पीली गेंदों की संख्या कितनी है। बेटा पीली गेंदों का जो अनुपात है वो 17 के है, तो 17 चौके कितना होगा? 68 के बराबर। बस ये है ना। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल और बहुत ही इजी सवाल है। अगले पे चलते हैं। देखो आपको पता है ये सारी चीजें क्या है। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि देश का कुल आयात, कह रहा है ये कितना है? 30 लाख है, ठीक है। 10,000, ठीक है, 10 लाख, ठीक है। तेरा आइटम P6 का आयात कितना है? P6 का है भाई 21। तो बस मेरे दोस्त कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस इसी का 3 लाख का, 30 लाख का इकाई 2.5, ठीक है। कितने जीरो है? 3 3 6, ठीक है। इसी का 21% निकाल देंगे। 21% निकलेगा, डबल जीरो चला जाएगा, 21 हो जाता है 63 के। कितने जीरो बचे भाई? 4 जीरो। बस यही आपका खत्म। नेक्स्ट, कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत दर्शाता है? तो प्रतिशत निकालना बहुत ही खतरनाक काम है ना। लेकिन हमें यह देख लेना है कि पिछले वर्ष की तुलना में कौन अधिकतम परिवर्तन दिखा रहा है। देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया सर? सर यहाँ पे 250 बढ़ गया। 250 बढ़ने का मतलब क्या है कि 50%। निर्यात कितना बढ़ गया? 50%। 250 बढ़ने का मतलब ये कि 500 पे 250 बढ़ा, सीधे सीधे 50%। अब देखो यहाँ पे भी 250 बढ़ा, लेकिन 75 पे बढ़ा। तो 250 बढ़ा 75 पे, यानी 1/3 का मतलब 33 से 1/3 आ गया। यहाँ इतना बढ़ा। तो अभी भी हमारा जो Y1 है वो ट्रेंडिंग कर रहा है। यहाँ देखो 200 बढ़ा, तो 200 का मतलब ये होता सर सीधे सीधे 20% बढ़ा। 1000 पे 200 का मतलब 20%। यहाँ तो घट गया, ठीक है। यहां भी घट गया, ठीक है। और कितना घट रहा है सर? 100 घट रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखो 9 4 13, यानी कि 400 बढ़ा किस पे? 900 पे, ये घट गया। तो आप ये बात जानते हो 11 चौके 44, 44 से 1/9, इतने परसेंट का परिवर्तन है। ऑप्शन में क्या क्या है मेरे भाई? ऑप्शन में Y1 दिया ही नहीं है, ना ही Y7 दिया है। Y5, Y4, Y2, Y3 ये सब दिया है। Y6 दिया है सर, Y6 नहीं दिया है। चलो इसको भी नहीं लेते हैं।
y5 दिया है सर, y5 दिया है, तो y5 दिया है, जरा बताओ कितने परसेंट परिवर्तन आ रहा है सर? परिवर्तन आ रहा है 100/12। 100/12 का मतलब 12/96, 8% का परिवर्तन है। ये भी नहीं होगा। अब जरा देखो y2 दिया है सर, y2 तो पिछले में परिवर्तन 50% है, तो y2 मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। y2 में ही सबसे ज्यादा परिवर्तन दिखा रहा है ना भाई, 50%। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। क्रय मूल्य से 70% अधिक है, मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य 100 होता तो अंकित मूल्य मेरा 170 होता। बस ये बात समझ लो, ठीक है। कह रहा है कि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा जाता है। बेटा अगर हमने कहा कि मशीन को हमने 44.5% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब ये है कि हमने मशीन को 144.5% इतने रुपए में हमने वस्तु को बेच दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि बताओ बेटा छूट कितना मिला आपको, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य है, ये आपका क्या है, अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य पे हमें छूट दिया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। और कितना छूट दिया जा रहा है सर, ये भी देख लो। तो आप जानते हो यहां हो गया 5.5 की 50 हुआ, 50 20 70 है ना, तो 25.5 की डन है दोस्त। ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 255/17 की, तो 17 एकम 17 हुआ, और 17 एकम 17 होता है 3 8 17 25 85 यानी कि 15%। समझ रहे हैं कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है सर? 15%। हाँ डन। नेक्स्ट अगला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1126 रुपए है, हानि क्या है 22% है, तो कुल हानि क्या होगी? देखो दोस्त हमें ये बात पता है कि हानि जो भी हम निकालते हैं वो क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं, तो सीधा सीधा 1126 का हमें सीधे सीधे हमें 22% निकाल देना था, तो 2 डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो डबल जीरो नीचे आएगा। एक बार 2 का गुणा कर दो, फिर एक बार 11 का आराम से करना, तो 6 दूना 12 के 2 हुआ, 2 दूना 4 और 1 5 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, फिर 11 का गुणा करना, फिर बटा 10/100 कर देना। तो करो भाई, यहाँ हो गया 2 5 2 हो गया 7, फिर 5 2 हो गया 7, 2 2 हो गया 4, ये हो गया 2 डिजिट पे डेसिमल यानी कि 247। समझ रहे हो, 247.72 ये आपका हो गया हानि। अगला सवाल है, ये आज का हम लास्ट सवाल यहीं तक रखेंगे, ठीक है। फटाफट पढ़ो। कह रहा है एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है। देखो एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है, मतलब कोई संख्या 100 है तो उसको 140 कर दिया जाता है। फिर कह रहा है परिणामी संख्या में से 25% घटा दिया जाता है। अब अगर इसमें से 25% मैं घटाऊंगा 140 में से, अगर मैं 25% घटाऊंगा तो ये अपने आप का 75% ही तो बचेगा, है भाई। 75% गुणा 100, तो 25 दिया 75, 25 चौका 100। डन है भाई। अब सुनिए मेरी बात, तो 14 3 होता है 42 के, बटा 4 हो गया, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 105। समझ रहे हैं क्या? 105 कितनी वृद्धि आ गई, कह रहा है अच्छा 105 आ रहा है, ठीक है डन। 105 आया, 105 में हमने वस्तु को बेचा है, तो आप बताओ कि हमें लाभ कितना हुआ है या प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो 100 से 105 गया है तो 5% की वृद्धि, 100 से 105 गया तो 5% की वृद्धि, सीधे सीधे दिखा रहा है। मजा आया, अच्छा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, मजेदार हो, समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।